हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एयर फोर्स वाई ग्रुप का जो आप लोगों का पेपर 2026 में लगा हुआ है, जिनका भी पेपर जो है 30 मार्च को होने जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो 30 मार्च का आप लोगों का पेपर होने जा रहा है। बिल्कुल आप समझ लो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप इस क्लास को पूरे के पूरे अंत तक जो है हर एक प्रश्न को देख लेते हो और तैयार कर लेते हो, तो 100% है कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रश्न आपको कराया जाएगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से प्रश्न सीधे आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा, ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि अब जो है बहुत कम समय बच चुका है जो है आप लोग के एग्ज़ाम हॉल में जाने का। ठीक है, तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाओ। सुबह और शाम आपके लिए मैंने जो है क्लासेज जो है डेली चलाना स्टार्ट किया है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। पूरे के पूरे 1 से 50 तक के प्रश्नों को हम लोग करेंगे, तो आप क्लास में पूरे के पूरे अंत तक बनोगे तो ही आपको फ़ायदा होने वाला है। अन्यथा आप सोचोगे कि एक जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को अगर हम तैयार कर लें तो हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए, मैथ भी आनी चाहिए, आपके जीके भी आने चाहिए और इंग्लिश भी आने चाहिए। ठीक है, तो ये चारों के चारों सब्जेक्ट में जिनकी पकड़ होगी उनका ही सिलेक्शन होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो इन चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन को मैंने रखा है, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन में आपको बहुत बड़ा जो है ये आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है इस क्लास से। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम जो है आयु सीमा क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि लोकसभा में सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु यानी कम से कम आपकी आयु क्या होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रश्न के उत्तर मालूम है तो आप बताने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है। आपको जो गलती यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जो है आप लोग की 1/4 की जो है निगेटिव मार्किंग है, तो आप यहाँ पे अपने गलतियों को सुधार सकते हो। टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे। किस प्रकार किस में ज़्यादा गलती हो रहा है ये आप अभी सुधार भी सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी मेरे दोस्त लोकसभा में बता रहे हैं कि जो है 25 वर्ष की एज अगर आपकी है तो आप सदस्य बनोगे, उससे कम में नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न में बोला गया है कि भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे बनाया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सतलुज नदी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो जिन्होंने बताया है कि प्रकाश की जो गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे देखना है मीटर पर सेकेंड जो लिखा गया है वही राइट उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं
1961 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है अजीत डोभाल, बिल्कुल राइट उत्तर है अजीत डोभाल, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बताया है उनके राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे दिया गया है सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। एनालॉजी का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। रीजनिंग का प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे कि मच्छर का संबंध जो है आप लोगों को मलेरिया से है। मच्छर का संबंध किससे है? मलेरिया से है। तो जो है कुत्ता का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़े बहुत भी साइंस या जीके की नॉलेज है, कह सकते हो साइंस, तो आप इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाओगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये प्रश्न आपको परेशान बहुत करने वाला है एनालॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मच्छर जो है, मच्छर से ये कौन सा बीमारी होता है? मलेरिया होता है। तो कुत्ता जो है, कुत्ता अगर मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है। तो उसी प्रकार कुत्ता काटेगा तो आपको जो है यहाँ पे जो है छोटे क्लासों में या आपने याद किया होगा साइंस में रेबीज होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपकी गलती नहीं होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। क्या कह रहा है कि श्रृंखला जो दिया गया है आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग का प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश नहीं करोगे, ठीक है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 5 लिखा गया है, 5 से 11। आप देखोगे 5 में 2 से गुणा कर दो और 1 जोड़ दो, 5 दूना 10 और 1 11। उसी प्रकार 23 में 11 में 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 11 दूना 22 और 1 23। उसी प्रकार जो है 23 में 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 23 दूना 46 और 1 47। उसी प्रकार 47 में 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, आपका हो जाएगा 95। उसी प्रकार 95 में 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 95 दूना 180, 190 और 1 जोड़ोगे तो 91। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह आपका अगला प्रश्न कि यदि वाइट को ये लिखा जाता है तो ब्लैक को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का। 8वां नंबर पूछा जा रहा है कि यदि वाइट को जो है ये लिखा गया है तो सबसे पहले आप देखो कि ये किस वे में लिखा गया है। WHITE वाइट लिखा है और इसके बदले यहाँ पे लिखा है XGJSF। मैंने देखा W के बाद X होता है, H के पहले माइनस किया गया है, यहाँ पे प्लस किया गया है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फिर प्लस किया गया है और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फिर प्लस किया गया। देख लो लॉजिक जो है यहाँ पे आपको समझना होगा कि W के बाद X होता है जबकि H के पहले G होता है। मतलब एक बार +1 फिर एक बार -1 फिर एक बार +1 तो फिर एक बार -1। लॉजिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, बस आपको फॉलो कर देना है। बी पहले एक प्लस करना है तो बी के बाद होगा सी, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल गलत। एल से पहले क्या होता है? एल से पहले होता है के, यहाँ पे -1 करना है। आप देख लो यहाँ पे लिखा है एम, बिल्कुल आप 2 ही अक्षर में राइट उत्तर पकड़ लोगे। केवल मैंने 2 अक्षरों को चेक किया और उसके आगे बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल क्लियर जाओगे, गलती नहीं करोगे आप। अगला प्रश्न है विषम को चुने। क्या करना है आपको? विषम को चुनना है। मतलब आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे लिखा है लखनऊ, भोपाल,
जयपुर, इंदौर। अगर आप थोड़े से भी लॉजिकली अगर बेहतर तरीके से जानते हैं तो इस प्रश्न के राइट उत्तर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इंदौर जो है आप लोगों का किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। क्या नहीं है? राजधानी। ये राजधानी कहीं भी नहीं है, जबकि ये तीनों के तीनों किसी न किसी राज्य की राजधानी हैं। तो आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दिशा परीक्षण से रिलेटेड कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से दिशा बताया हुआ है कि आपको दिशा याद होना चाहिए। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। आपको यहीं पे समझ लेना है कि जो है एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर अर्थात यहाँ पे हम हैं, इधर चलेंगे तो 10 किलोमीटर पूरब हो जाएगा। फिर कह रहा है फिर जो है बाएं मुड़िए, बाएं मुड़ोगे और 5 किलोमीटर चलोगे तो बाएं ऊपर हो जाएगा, 5 किलोमीटर यहाँ पे चला गया। वह कह रहा है अब वह जो है शुरुआती बिंदु तो यहाँ पे से शुरू हुआ था और यहाँ पे ये पहुँच गया है। ठीक है, तो ये कौन सा दिशा हो रहा है? तो ये देखो, ये पूरब है और ये है आपका उत्तर। उत्तर और पूरब के बीच में तो उत्तर पूर्व आपका राइट उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी। आप क्लियर समझ गए होंगे, गलती नहीं करोगे। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप लोग यार कम से कम क्लास को लाइक कर दो, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इसके बहुत बड़े जो है फ़ायदे आपको जब एग्ज़ाम हॉल से लौटोगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब भी कह रहा हूँ कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। देखो कह रहा है कि अंडर रूट 0.09 का जो है मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं बताने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि दशमलव के बाद जब 2 अंक है तो उसके बदले 1 अंक में उसका वर्गमूल निकलता है। अर्थात 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, फिर पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे 0। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लगा रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत सिंपल प्रश्न था, आपको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पॉइंट वाला दिया था और मैंने आपको तरीके बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, तो कहीं ना कहीं गलती आप नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक परीक्षा में 40 छात्रों का जो है औसत वजन जो है 45 केजी है। यदि एक शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 केजी बढ़ जाता है। शिक्षक का जो है वजन क्या है? बहुत बहुत वेरी वेरी आप लगा सकते हो। कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऐसे प्रश्नों को करके ही जाना पड़ेगा प्रेस्टिक। ये होते बहुत ईजी है। जैसे आप समझने की कोशिश करोगे तो 40 छात्र हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इनका औसत वजन 45 है, तो हम टोटल वजन पता कर लेते हैं। तो 40 लोग हैं, 45 केजी को मान के चलो। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20 के 0, 4 चौका 16 2 18, यानी 1800 केजी के हैं। इसने कहा एक शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए। यदि एक शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। देखिए 40 लोग हैं, एक शिक्षक आएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 41। औसत जो है 1 तो बढ़ जाता है, यानी हो जाएगा 46। तो यहाँ पे जो है आपको निकालना है शिक्षक का वजन। तो आप 41 से पहले गुणा करो, टोटल पता करो, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 4 6 24 का 4, 4 चौका 16 और 2 18, यानी हमें मिल जाएगा 6 4 4 8 और ये हो जाएगा 18। यानी कि आप देखो 1800 पहले थे 40 लोग, और एक जो टीचर आए हैं उनके चलते ये हो गया 1886। अर्थात जो टीचर आए हैं वो कितने किलो के हैं? तो 86 केजी के हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि यदि किसी आयत की जो है लंबाई यहाँ पे 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्वेश्चन नंबर 13।
13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। मैंने आपको इसके तरीके बताए हुए हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी 100 से अगर आपको अधिक दिखे, मतलब 105 दिखेगा, तो आप कहोगे कि 5% यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यानी कि वृद्धि होगा। अगर 100 से कम हो जाएगा, जैसे 90 हो जाएगा, तो आप कहोगे वैल्यू जो है यहाँ पे 10% की ह्रास हुई है, यानी कि कमी हुई है। तो आप इसको इतना समझ गए होंगे। अब देखिए कह रहा है 20% की वृद्धि हुई, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे 20 और गुणे यहाँ पे कर दो 10% की ह्रास, यानी कि 10। ठीक है जी। यहाँ पे समझिएगा बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 100, मान लो कि मेरे पास 100 रुपये हैं, तो 20% बढ़ेगा, अर्थात कि ये 120 हो जाएगा, गुणे 10% घटेगा, चौड़ाई है, मतलब दूसरा अगर कुछ है तो उसमें 10% घट रहा है, यानी कि 100 का चीज़ 90 हो जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 12 नामा 108 हो रहा है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू परसेंटेज में होता है 100, 100 से ये हो रहा है 108, मतलब 100 से बढ़ रहा है, तो 8% की यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लगा दोगे। बिल्कुल सिंपल से लॉजिक था, आसानी से आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। आपको त्रिकोणमिति के डिग्री याद होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। √3 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, आपको केवल जोड़ देना है। क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या आपको मालूम होना चाहिए किसको बोला जाता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। आप देख लो 20 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 4 10। ठीक है, आप जोड़ लो यहाँ पे 4 5 9 9 7 16 16 9 16 9 25 11 36 36 36 और 13 जोड़ लो, आपके हो जाएंगे 49 15 64 64 64 और 19 64 और 19 आपके 83 83 17 100 100 तो आ रहा है भाई साहब, 100 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसका फॉर्मूला भी होता है n², 10 संख्या है तो 10 का स्क्वायर कर दो, 100 हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। याद कर लो, आप लोग स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल वाला 100% देने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार कर लो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के जो है उपचार में किया जाता है। इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मधुमेह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन गलत है। कौन है, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, आपको याद रखना है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सादृश्यता से रिलेटेड है।
कलम का संबंध लिखना से है, कलम का संबंध कह रहा है लिखने से है, उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे है? तो मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लोगे। बहुत ईजी है एनालॉजी का ये प्रश्न कि कलम से हम लोग लिखते हैं तो चाकू से क्या करते हैं, काटना वाला काम करते हैं, काटते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला को पूरा करें। जो श्रृंखला हम लोगों के सामने दिया गया है इसको क्या करना है, हम लोगों को पूरा करना है। ठीक है, श्रृंखला को क्या करना है, पूरा करना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बताओगे, 10 सेकंड का समय है और मुझे लगता है कि सभी लोग कर लोगे इस प्रश्न को। अगर देखोगे तो 1 से हुआ 8, 8 से 28, 28 से 64, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि एक जो है हमें दिखा गया कि 1 का क्यूब होता है, 8 जो है 2 का क्यूब होता है, और 27 जो है 3 का क्यूब होता है, 64 जो है 4 का क्यूब होता है। तो 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे आएगा 5, और 5 का क्यूब करोगे तो 125। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 125 बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो जिन्होंने भी सी को चुना उनके 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके गलती नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विषम को चुने। क्या करना है आपको, विषम को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। विषम को चुने, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा। बताएंगे सभी लोग। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे चंद्रमा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पे ये उपग्रह है, बाकी सभी के सभी ये क्या है, ग्रह है, ये उपग्रह होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि ही को 13 और सी को 32 लिखा जाता है तो द को जो है क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। सबसे पहले देखिए एच ई लिखा है, ठीक है। एच का कोड होता है 8, ई का कोड होता है 5। 8 और 5 कितना होता है 13, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार आप देखोगे एस होता है 19 पे, एच होता है 8 पे, ई होता है 5 पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 19 कितना होता है 32। ये भी सही है, यहाँ पे प्लस वैल्यू रखा गया है। तो आप द को निकाल दो, टी एच ई। तो टी होता है 20 पे, एच होता है 8 पे, ई होता है 5 पे। 28 5 33 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। वह लड़की मोहन की क्या लगती है। आप समझोगे, आप खुद मोहन बन जाओ, ठीक है। तो आप क्लियर समझो कि आप यहाँ पे मोहन हो, ठीक है। मोहन आप कह रहे हो कि मेरे दादाजी, आपके दादाजी के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, आपके दादाजी के इकलौते बेटे कौन होगा, आपके फादर होंगे की बेटी। यानी कि बेटी कौन होगी, आपके पिता की बेटी कौन है, आपकी बहन है। आपकी कौन है, बहन है भाई साहब। क्लियर यहाँ पे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दो संख्याओं का जो है लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे दिया गया और महत्तम समापवर्तक दिया गया है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मैंने आपको बेहतर तरीके से इसके फॉर्मूले जो है आपको बताए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको याद है तो आप क्लियर जो है इस प्रश्न को बता सकते हो। एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये मैंने आपको बताया था, बराबर होता है पहली संख्या और गुणे होता है दूसरी संख्या। ये तो आप लोगों ने बेहतर तरीके से याद किया होगा। एलसीएम दे रहा है 60, एचसीएफ दे रहा है 5, पहली संख्या दे रहा है आपका कितना 15, तो दूसरी संख्या हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। ये 15 के पहाड़ में 15 चौका 60, यानी कि 4 में 5 से गुणा कर दो, 4 25 20 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्या होगा यदि जो है क्रय मूल्य 800 रुपया है। अब ये जो है मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन प्रश्न है।
बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है और थोड़े से आप संयम से करोगे तो आप कर लोगे। देखने में बड़ा है पर बहुत ईजी है। जैसे कहने का मतलब ये है कि क्रय मूल्य दिया गया, उस वस्तु का जो है हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है 800 रुपया है। कितना है? 800 रुपया है, यहाँ पे 800 रुपया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, अर्थात 20% का लाभ का मतलब कि 100 वाली वस्तु इसने क्या किया होगा, 120 रुपया में यहाँ पे बेचा होगा। ठीक है, और फिर से 20% का छूट आपको दिया गया है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 100 वाला सामान जो है 80 में आप लोगों से बेचा गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप 100 से 100 काट दो, ये 80 के पहाड़े में 80 एकम में 80 10 हो जाएगा, 10 में 12 से गुणा कर 1200 में गुणा कर दो, ये हो जाएगा 120 है ना, 120 में 10 से गुणा करोगे 1200 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करो। आपको जो है त्रिकोणमिति के मैंने बार बार कहा है कि इनके फॉर्मूले याद होना चाहिए। कॉस 0 डिग्री का मान 1, साइन 90 का मान 1, एक और एक मिलके होते हैं 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, एक कार 360 डिग्री की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो मीटर पर सेकंड में इसकी चाल हमें बतानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हमें गति बताना है, तो गति बराबर होता क्या है, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी दूरी कितना है 360 और समय दिया गया है 6 घंटा। दूरी बटा समय होता है, यहाँ से काटोगे तो 6×6=36, 60 किलोमीटर पर घंटा। ये 60 किलोमीटर पर घंटा में है, ये घंटा में आया हुआ है किलोमीटर। ये कह रहा है मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो इसके लिए 5/18 फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से 6 के पहाड़े में काट दो, 6 दहा का 60, 6 त्रिका 18, यानी कि 50 बट्टे हो जाएगा 3। 50/3 का मतलब 16.66 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है √144 का मान क्या होगा। √144 का मान जो है आप लोगों से पूछा गया है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हो रूट के वैल्यू। यहाँ से देखिए 2 अंक के बदले आपको मैंने बताया है 1 अंक पे जो है पॉइंट लगेगा, यानी कि 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का, और 1 अंक पे पॉइंट लगा दो, यानी कि जो है 1.2 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेन आरेख जो है आप लोग को बनाना है पुरुष, पिता और वकील। पुरुष, पिता और वकील के बीच वेन आरेख बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आप सबसे पहले देखो यहाँ पे बनाओगे पुरुष, पुरुष जो होते हैं पुरुष, उसी के अंदर तो पिता होते हैं। पिता कौन होता है, पुरुष ही होता है। यहाँ पे यार गड़बड़ हो गया ना, ये हो गया आपका पुरुष, और पुरुष के अंदर कौन आएगा, आपका पिता आएगा, क्योंकि जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं। वकील, तो देखिए वकील पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती हैं, और पिता भी होते हैं पुरुष, और कुछ पिता नहीं भी होते हैं, तो कुछ वाला लॉजिक लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विजय घाट किस भारतीय नेता का जो है समाधि स्थल है। विजय घाट किस भारतीय नेता का जो है समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर आज है 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जिन्होंने बताया है लैक्टोमीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जिन्होंने बताया है काठमांडू, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है सार्क का मुख्यालय काठमांडू। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बृहस्पति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है, कह रहा है मछली का संबंध तैरना से है, तो पक्षी का संबंध किससे होगा। बताएंगे यहाँ पे मछली क्या करती है, पानी में तैरने की काम करती है, तो पक्षी क्या करती है, आकाश में क्या करती है, उड़ने की काम करेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। जो श्रृंखला दिया गया है इसको आप लोगों को क्या करना है, पूरा करना है। श्रृंखला को क्या करना है, पूरा करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से देखो, 2 से हो गया 6, 2 से 6 कब होगा, जब 4 जोड़ोगे। 6 से 12 हो गया यानी कि 6 जोड़ दिया गया। 12 से 20 यानी कि 8 जोड़ दिया गया। 20 से 30 यानी कि 10 जोड़ दिया गया। देखो पहले 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, हर बार 2-2 ठो बढ़ाया है, तो 10 के बाद 2 जोड़ोगे 12। 30 और 12 जोड़ोगे, 30 12 कितना होता है, 42। आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी कूट भाषा में वाटर को जो है ये लिखा जाता है तो फायर को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में वाटर को ये लिखा है तो जो है फायर को क्या लिखेगा। समझोगे आप लोग यहाँ पे थोड़े से बेहतर तरीके से। W के बाद लिखा है X, A के बाद लिखा है B, +1 फिर से किया गया है, T के बाद U, यानी कि सब में +1 किया गया है। हमें यहाँ पे सीधा सीधी दिखाई दिया। F के बाद होता है G, I के बाद होता है J, R के बाद होता है S। आप देख लो ये कहाँ पे है। 3 ही अक्षर से आपके बिल्कुल राइट उत्तर बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक साइकिल की पहिया 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी तय करती है। 5000 चक्कर तय करने में पहिए की त्रिज्या क्या होगी। अब यहाँ पे बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 38। तो सबसे पहले आप देखो कि जो है पहिए की परिधि जो है आप लोगों का क्या होता है, पहिया क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है, यानी कि 2πr हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल 11 किलोमीटर चल रहा है, कितने चक्कर में, 5000। तो 11 गुणे 5000, 11 गुणे 5000 आपको करना पड़ेगा। एक साइकिल की पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कब, जब वो 5000 चक्कर लगाएगी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2π का वैल्यू 22/7, और आप लोग यहाँ से क्या करोगे, आर निकाल लोगे। आर का वैल्यू नहीं पता है, 11 गुणे 5000। यहाँ से अब जो है आप लोग करोगे तो यहाँ से 11 दूना 22, 11 के पहाड़े में 2 मर्द में कट गया, ये हो गया 2 दूना का 4, 4 हो गया। 4 के पहाड़े में ये काट लेना, कितना हो जाएगा आपका, 4 के पहाड़े में ये हो जाएगा 4 एकम में 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, और इसमें 7 से गुणा करोगे तो आपको जो है यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल आपका 35 सेमी जो है आप लोगों का त्रिज्या मिल जाएगा। पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे कह रहा है कि अंडर रूट 1296 का वर्गमूल क्या होगा। अंडर रूट 1296 किसका वर्गमूल होता है, तो 36 का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि ए और बी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आय का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। आयु कितने हैं, ए का है 4, बी का है 5, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यहाँ पे योग दिया गया है 55। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है किस तरीके से बनेगा। ए और बी का जो है आय यहाँ पे दिया गया है, तो हम मान लेते हैं ए का एज है 4x और बी का एज है 5x। इसने कहा है 4 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद, तो यानी 5 वर्ष इसमें 5 वर्ष इसमें, इन दोनों का योग करोगे 5 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा 55, हमने कर दिया। ये हो जाएगा 4 और 5x मिलके यहाँ पे 9x, और ये हो जाएगा 5 5 10 बराबर, ये हो जाएगा 55। यहाँ से 9x बराबर हो जाएगा, ये 10 इधर जाएगा तो 55 में से 10 जाएगा 45, यहाँ से 9 के पहाड़े में कट जाएगा, 9 5 45। इसने कहा ए की वर्तमान एज, तो ए का है 4, तो 4 में 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जब सुबह में आप लोगों का क्लास होगा तो बिल्कुल सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।